नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बुचर ऑफ बोस्निया रातको म्लादिक के बारे में। रातको म्लादिक वो आर्मी जनरल है जिसने स्रेब्रेनिसिया मैसेकर करवाया था बोस्नियन वॉर के दौरान और फाइनली इसे यूनाइटेड नेशंस के हाग स्थित एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। ये आखिरी अदालत थी जहां पर रातको म्लादिक अपील कर सकता था और यहां पर भी उसकी अपील ठुकरा दी गई है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर इस वक्त 35% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके बारे में हम ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे लेक्चर के अंत में। 1990 के दशक में हुए बोस्नियन युद्ध के दौरान आर्मी जनरल रातको म्लादिक ने कई जगह नरसंहार कराया था, जिनमें सबसे बड़ा मैसेकर जो था वो था स्रेब्रेनिसिया मैसेकर, जहां 8000 लोगों को मार दिया गया था। तो इन सभी आरोपों को अब सही पाया गया है और यूनाइटेड नेशंस में जो आखिरी अपील करी जा सकती थी वहां पर रातको म्लादिक अपनी अपील हार चुका है एंड दिस बुचर ऑफ बोस्निया विल बी इन जेल टिल द एंड ऑफ हिज टाइम। तो हालांकि ये 79 ईयर्स ओल्ड है अब और जितने भी साल इसके जीवन के बचे हैं अब वो जेल में कटने वाले हैं। ये फैसला दिया किसने है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाग में एक स्पेशल कोर्ट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल रेजिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये इनिशियली दो देशों के वॉर क्राइम्स के लिए शुरू किया गया था। एक तो यूगोस्लावियन या बोस्नियन वॉर जो था उसके लिए और दूसरा रवांडा के जेनोसाइड के लिए। तो रवांडा जेनोसाइड के बारे में मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप जरूर देखिए। तो इन दोनों जेनोसाइड्स के सजा देने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उसके लिए ये दो स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। पहले उनका नाम यही था, स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया एंड स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा। बाद में उनका नाम चेंज करके कर दिया गया इंटरनेशनल रेजिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल। तो इस ट्राइब्यूनल में 5 जज की बेंच ने ये फैसला दिया है और अब ये फाइनल अपील है। इसके आगे रातको म्लादिक कहीं पर भी अपील नहीं कर सकता। रातको म्लादिक एक आर्मी जनरल था जो रिपब्लिका सर्ब्सका की आर्मी को लीड कर रहा था बोस्नियन युद्ध के दौरान। और उस युद्ध में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई थी जैसे कि सीज ऑफ साराजेवो या फिर स्रेब्रेनिसिया मैसेकर, वहां पे इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना गया है फॉर द एट्रोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम एथनिक क्लेंजिंग टू द सीज ऑफ साराजेवो। तो एथनिक क्लेंजिंग, नरसंहार या जेनोसाइड का जो आरोप है वो सबसे संगीन आरोप था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप की धरती पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से केवल एकमात्र जेनोसाइड का इंसिडेंट हुआ है एंड दैट वाज इन दिस बोस्नियन वॉर और उसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार था। 1995 के स्रेब्रेनिसिया मैसेकर में 8000 से भी ज्यादा बोस्नियाक मुसलमान लड़कों को और आदमियों को मार दिया गया था और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था इस रिपब्लिका सर्ब्सका की आर्मी के द्वारा और इस आर्मी का लीडर था रातको म्लादिक। अब इस युद्ध का एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं ब्रीफली। तो 1989 तक यूगोस्लाविया एक देश था, लेकिन उसके बाद इसका विखंडन शुरू होता है। यहां पर सबसे पहले अलग होता है स्लोवेनिया, उसके बाद आप देखिए मैसेडोनिया, धीरे धीरे क्रोएशिया, उसके बाद यहाँ बोस्निया और फिर सर्बिया। तो ये देश अलग होने शुरू होते हैं, लेकिन इसका जो विखंडन है ये इतना इजी नहीं था क्योंकि यहां पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग एक साथ रहते थे। तो खास करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी बोस्निया में। और बोस्निया का जो ये युद्ध है 92 से 95 के बीच में जो चला था उसमें कई लोगों की जान गई थी। इन देशों में भी जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति हुई थी लड़ाई की वो इस बोस्निया एंड हर्जोगोविना देश में हुई थी क्योंकि यहाँ की जो एथनिसिटी है वो काफी मिक्स्ड है। देखिए यहाँ पे बोस्नियाक मुस्लिम्स रहते हैं जो मेजॉरिटी में है, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 43.65%, 91 के ये आंकड़े हैं आबादी के। तो यानी कि 40-45% के बीच में इनकी आबादी थी। दूसरे हैं क्रोट्स जो कैथलिक्स हैं, ठीक है। तो क्रोट्स हैं क्रिश्चियन कैथलिक, लेकिन इनकी संख्या 17% थी। और तीसरा सबसे बड़ा वर्ग था सर्ब्स का। तो सर्ब जो है ये थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ये हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। तो बोस्नियाक मुस्लिम्स 44% और ऑर्थोडॉक्स सर्बियन क्रिश्चियंस 32% के आसपास आबादी में थे और मेन लड़ाई इन्हीं के बीच में हुई थी। लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि बोस्निया में रहने वाले सर्ब सर्बिया से अलग नहीं होना चाहते थे। ये सर्बिया है और ये है बोस्निया। तो यहां रहने वाले जो सर्ब्स हैं वो नहीं चाहते थे कि हम पेरेंट कंट्री से अलग हों क्योंकि वो वहां पर मेजॉरिटी में थे, उनका राज था और यहां पर ये माइनॉरिटी हो रहे थे। इन्हें पता था कि अल्टीमेटली मेजॉरिटी यहां पर मुस्लिम्स की है तो प्रॉब्लम्स आएंगी भविष्य में, यानी कि दो ग्रुप्स के बीच में, एथनिसिटीज के बीच में ये प्रॉब्लम्स रहेंगी क्योंकि यहां पर ये समझिए कि रिलीजन से ज्यादा एथनिसिटी एक ज्यादा बड़ा इशू था। लेकिन 1992 में बोस्नियाक्स और क्रोट्स अपने आप को अलग देश घोषित करवा देते हैं। इनकी मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में। तो रिपब्लिक ऑफ बोस्निया एंड हर्जोगोविना अलग हो जाता है। जो पेरेंट कंट्री यूगोस्लाविया था वो तो अब टूट ही चुका था और सर्बिया से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन अब इस नए बने देश में जो सर्ब्स हैं वो नहीं चाहते कि हम इस देश का हिस्सा बने,
तो वो एक और नया देश घोषित कर देते हैं और उसको नाम देते हैं रिपब्लिका सर्ब्सका। और इसी रिपब्लिका सर्ब्सका का जो आर्मी जनरल था वो था रात्को म्लादिक, और जो पॉलिटिकल लीडर था वो था राडोवान कराडजिक। दोनों को सजा हो चुकी है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बोस्निया में स्थिति कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। एक नया देश बना है बोस्निया एंड हर्जगोविना, उसके अंदर से एक टूटकर एक और नया देश बन रहा है रिपब्लिका सर्ब्सका, जिसके लीडर है राडोवान कराडजिक। तो अब यहां पर अलग अलग एथनिसिटी और उनके मिलिशिया या आर्मी का कंट्रोल आ जाता है। रेड वाला एरिया रिपब्लिका सर्ब्सका के कंट्रोल में है, बीच में जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है ये बोस्निया एंड हर्जगोविना जो देश अलग हुआ था उसकी आर्मी में है, और इधर क्रोट काउंसिल के अंदर में क्रोट्स जो क्रोएशिया से भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट से यहां पर कुछ एरिया इनके कंट्रोल में भी है। तो यहां पर मल्टीपल एरियाज आपस में गूंथे हुए हैं, आपस में इंटरमिक्स वाले एरिया हैं। अब ऐसे में ये बोस्नियन लड़ाई जो है 92 से 95 के बीच में चलती है, और इसमें बहुत लोग मारे गए। मतलब यहाँ की आबादी के हिसाब से जो डेथ थी वो काफी ज्यादा थी, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे 3 साल के अंदर अंदर। और इसमें भी सबसे ज्यादा वॉर क्राइम्स के आरोप रिपब्लिका सर्ब्सका, ये जो ब्रेक अवे देश बना था, इस पर लगे थे वॉर क्राइम के आरोप, और इसके लीडर रात्को म्लादिक पे। तो ये एक नया यूनाइटेड सर्ब रिपब्लिक बनाना चाहते थे, और एक टाइम ऐसा भी आया था 93 में जब इनका बहुत बड़ी टेरिटरी पर कंट्रोल भी हो गया था। ऑलमोस्ट 70% एरिया बोस्निया हर्जगोविना का इनके कंट्रोल में आ गया था। लेकिन इनके कंट्रोल वाले एरियाज में ये लगातार वॉर क्राइम्स करे जा रहे थे, सिविलियंस को मार रहे थे, और ऐसे में दुनिया का प्रेशर इनके खिलाफ काम करता है, और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली नेटो कंट्रीज इनके खिलाफ हो जाते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं बोस्निया एंड हर्जगोविना कंट्री को। तो वो रिपब्लिका सर्ब्सका के अगेंस्ट हो जाते हैं, और 93 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन भी पास कर देती है कि कुछ एरियाज को हम सिक्योर या सेफ एरिया घोषित कर रहे हैं, तो वहां पर कोई हमला नहीं करेगा। तो ये सेफ एरिया बेसिकली वो शहर थे जहां पर मुस्लिम आबादी थी, जैसे कि स्रेब्रेनिसिया वाला शहर है। तो आसपास के एरिया से कई लोग आकर यहां पर रहने लगे थे, और स्रेब्रेनिसिया हो गया। और जो भी ग्रीन में आपको यहां नजर आ रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये सेफ एरिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने घोषित किया था, और कहा था कि यहां पर कोई आर्म्ड अटैक नहीं होगा। इन सेफ एरियाज को सिक्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस प्रोटेक्शन फोर्स UNPROFOR भी स्थापित किया गया, और इसका काम यह था कि इस एरिया से सारी आर्मीज को निकाला जाए, चाहे वो रिपब्लिका सर्ब्सका की हो या फिर बोस्निया हर्जगोविना देश की आर्मी हो, सबको हटाया जाए। लेकिन रात्को म्लादिक और सर्ब्सका की आर्मी ने क्या किया, इन सेफ एरियाज को चारों तरफ से घेरना शुरू किया ताकि यूनाइटेड नेशंस की आर्मी सप्लाईज यहां तक पहुंच ना सके। 95 में अल्टीमेटली नेटो इनके खिलाफ एरियल बॉम्बिंग शुरू करता है, इन सर्बियन फोर्सेस के खिलाफ, रिपब्लिका सर्ब्सका की आर्मी के खिलाफ, ताकि ये सेफ एरियाज को छोड़ दें। लेकिन ये क्या करते हैं कि सेफ एरियाज के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि म्लादिक को लगता है कि ये एरियल बॉम्बिंग तभी रुकेगी जब हम सेफ एरियाज के अंदर चले जाएंगे, और सेफ एरिया में बॉम्बिंग होगी नहीं, क्योंकि आर्मी के साथ साथ सिविलियंस के ऊपर भी बॉम्ब गिरेंगे। तो ये क्या करते हैं, अपनी आर्मी को लेकर स्रेब्रेनिसिया नाम के शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। और स्रेब्रेनिसिया शहर जो है, यहां पर आसपास के एरिया से कई लोग आकर कैंप्स में रह रहे थे, और जब इस आर्मी ने स्रेब्रेनिसिया को चारों तरफ से घेर लिया तो इन्होंने आदमी और लड़कों को सबसे पहले आबादी से अलग किया। कई सारे रेफ्यूजीज इस शहर में रह रहे थे, तो उन रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर इन्होंने आदमियों को, लड़कों को अलग करना शुरू किया, और उन्हें एक एक करके गोलियों से भूनना शुरू किया। 8000 आदमी यहां पर मारे गए थे या जिंदा दफन कर दिए गए थे। और इसी के साथ साथ कई बोस्नियन महिलाओं और लड़कियों के साथ ब्रूटल तरीके से बलात्कार किया गया सर्बियन आर्मी के द्वारा। और उस समय जो यूनाइटेड नेशंस की आर्मी थी, जिसमें मेनली डच ट्रूप्स थे, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि यूएन की जो फोर्सेस होती है उनके पास अटैक करने का कोई मैंडेट नहीं होता है, वो अटैक नहीं कर सकते किसी पर भी। उनको अगर ये बोला गया है कि इस एरिया को आपको सेफ रखना है, तो बस वो उस एरिया के अंदर ही रहेंगे, वो उस लक्ष्मण रेखा को लांघकर कभी बाहर नहीं जा सकते। तो ये हमेशा यूनाइटेड नेशंस पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा रहेगा। इवन रवांडा में भी यही हुआ था, यहां पर भी यही हुआ कि यूएन की फोर्सेस कुछ नहीं कर पाई, उनके सामने ये जेनोसाइड चलता रहा। जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं उनका जो मेमोरियल है आज ये स्रेब्रेनिसिया शहर के बाहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों ग्रेव्स हैं जो जिनके मेमोरियल बाद में बनाए गए थे। फाइनली एक शांति समझौता होता है 95 में, डेटन एग्रीमेंट, जिसके तहत एक बाउंड्री मार्क करके देश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, रिपब्लिका सर्ब्सका और फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जगोविना, और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया स्थापित किया जाता है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो म्लादेक या कराडजिक जैसे सर्बियन एथनिसिटी वाले लोग थे, ये लड़ाई के बाद भागकर चले गए सर्बिया में, जो पड़ोसी देश सर्बिया है, जहां पर सर्ब्स मेजॉरिटी में थे, उस देश में जाकर ये लोग छुप गए और कई सालों तक वहां पर छुपे रहे। लेकिन जब ये क्रिमिनल ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया, इसका टारगेट क्या था कि जो भी लोग वॉर क्राइम कर रहे थे बोस्नियन वॉर के दौरान, उनको सजा दी जाए। तो ये स्थापित किया गया था हाग में,
और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है ये। तो इसमें 1995 में म्लादिक को सजा सुनाई गई, लेकिन म्लादिक अभी इनके पास जेल में नहीं थे, ठीक है, म्लादिक भागे हुए थे और पीछे उनको सजा दी जाती है। ही वॉज इंडाइटेड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड और बहुत सारे वॉर क्राइम्स थे जिसके लिए इनको सजा दी गई। लेकिन म्लादिक को सजा हो नहीं पाई क्योंकि 15 साल तक ये व्यक्ति सर्बिया में या फिर रिपब्लिक सर्बिया के हेल्प से छुपकर रह रहा था। अल्टीमेटली क्या होता है, 2009 में सर्बिया को यूरोपियन यूनियन में शामिल होना था। तो ईयू ने साफ कह दिया कि पहले इसको तुम हमें सौंपो, इसको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को सौंपो, तब जाकर हम आपको यूरोपियन यूनियन में एडमिट होने की प्रक्रिया आपकी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप इसको छुपाकर बैठे हो। तो इस शर्त को मानते हुए सर्बिया ने 2012 में फाइनली म्लादिक को अरेस्ट किया और इस ट्राइब्यूनल को सौंप दिया। तो 2017 में ही इस ICTY ने म्लादिक के ऊपर आरोप साबित करके सजा सुना दी थी, लेकिन म्लादिक के वकीलों ने यह कहा कि अपील करेंगे। और अपील क्यों करेंगे, क्योंकि म्लादिक तो आर्मी जनरल था और गोलियां किसने मारी, बलात्कार किसने किया, आम सैनिकों ने। तो भाई सैनिकों की गलती की सजा रातको म्लादिक को कैसे मिल सकती है, ये इनका मतलब डिफेंस अपील थी इनकी, ठीक है। और इसके बेसिस पर इन्होंने वापस अपील करी कि नहीं, रातको म्लादिक जिम्मेदार नहीं है, ही वॉज जस्ट द आर्मी जनरल, इसने कभी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया कि निहत्थे लोगों को मारो या जेनोसाइड करो या फिर लड़कियों का बलात्कार करो। तो अब 2021 में जाकर फाइनल फैसला आ चुका है और अब रातको म्लादिक के पास कोई तरीका नहीं है कहीं पर भी अपील करने का। तो ये व्यक्ति अब जेल में ही मरेगा। ही 79 ईयर्स ओल्ड, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए 3-4 साल वैसे ही डिले हो गया हियरिंग्स में, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि ही विल नॉट गेट आउट ऑफ जेल। इस अपील की सुनवाई के दौरान जजेस ने ये कैटेगोरिकली बात कही कि जो स्रेब्रेनिसिया मैसेकर हुआ था उसमें आर्मी और पुलिस की जो भी यूनिट्स इन्वॉल्व थी उनका डायरेक्ट कंट्रोल म्लादिक के हाथ में था। इनफैक्ट म्लादिक वाज देयर, म्लादिक वहां पर स्रेब्रेनिसिया के बाहर बैठा था, वहीं से कंट्रोल कर रहा था सब कुछ। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था म्लादिक का, इसलिए ये कोई चांस ही नहीं है कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो दोनों म्लादिक और जो पॉलिटिकल लीडर था राडोवान कराड्जिक, जो इसका प्रेसिडेंट था इस रिपब्लिका सर्ब्स्का का, वो दोनों को अब लाइफ सेंटेंस हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 30-40 सालों में अगर कहीं पर वॉर क्राइम्स हुए या जेनोसाइड हुआ तो उसमें अगर टॉप लीडरशिप को सजा हुई है तो वो ये बॉस्नियन युद्ध में हुई है, इन बॉस्निया के नेताओं, रिपब्लिका सर्ब्स्का के नेताओं को हुई है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैसला है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हम कई बार ये कहते हैं कि यूएन क्या कर रहा है, कुछ नहीं करता, लेकिन देखो कई जगह यूएन काम करता है और ये एग्जाम्पल हमें यही बताता है कि यूएन ने अच्छे से अपना काम किया। तो ये लास्ट बॉस्नियन जेनोसाइड ट्रायल था, बाकी सब लोगों के ट्रायल समाप्त हो चुके हैं और 25 साल लगे इसमें प्रोसेस में, लेकिन फाइनली सभी लोगों को सजा हो चुकी है। इनफैक्ट एक भी व्यक्ति जिस पर कोई वॉर क्राइम का आरोप था वो इस वक्त ना तो जेल के बाहर है और ना ही वो भागा हुआ है, सबको अरेस्ट करके सजा हो चुकी है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि बॉस्निया देश में अभी भी इन दोनों लोगों की, ये दोनों जो राडोवान कराड्जिक और म्लादिक है, इनकी लेगेसी है, इनको वॉर हीरो माना जाता है वहां पर कई सर्ब्स के द्वारा। लेकिन जो बॉस्नियाक मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो ये हमेशा एक विलन रहेगा, क्योंकि 8,000 लोगों को एक ही टाउन में मार देना और कई सारे वॉर क्राइम्स अन्य भी थे, इन सब के लिए जिम्मेदार है म्लादिक और कराड्जिक। 2020 में एक फिल्म आई थी जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, फिल्म का नाम है को वादिस आयदा। इसमें ये स्रेब्रेनिसिया मैसेकर के बारे में बताया गया है। तो आप चाहें तो समय हो तो कभी फिल्म देखो, तो इस तरह की फिल्में देखा करो जिससे आपका थोड़ा नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। सो इसका ट्रेलर देख लेना, अभी तो ट्रेलर देख के काम चलाओ। बाकी इस लेक्चर का PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। इस वक्त GS प्लस ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स पर 35% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड महिपाल यूज करेंगे तो ही आपको वो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये वाली प्राइसेस भी पे नहीं करनी है, इन पर भी 10% एडिशनल डिस्काउंट अभी जारी है। केवल 16 जून तक ये ऑफर है और अभी एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी। तो मेंस 2022 या 23 तक आपका कोर्स वैलिड होगा, 1 ईयर या 2 ईयर का। तो आपको 1 साल के अमाउंट में 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्रिंटेड बुक्स भी फ्री मिलेंगी, EMI ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और जैसे ही सब्सक्रिप्शन लें तुरंत बैच ज्वाइन कर लो, बैच में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक स्पेशल बैच बन रहा है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, इनको ज्वाइन कीजिए, इसका फायदा उठाइए। रविवार को सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रहा है, डू टेक पार्ट इन दिस एंड गेट मेंटोर्ड बाय द टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जिनको आप जीत सकते हैं। इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।